नेशनल मूवमेंट फ्रंट। मुख्य कोई नहीं है इस देश में, सब आम हैं, खास तो ऊपर न कर। एक बात जरूर कहूंगा सौरभ जी, जयंत, मझले बेटे की पीड़ा को समझना हो तो राही मासूम राजा की टोपी शुक्ला पड़ ली। मझला बेचारा बीच में दब के रह जाता है, सैंडविच भी नहीं कह सकते हैं। मझला लड़का हो या लड़की हो, उसकी पीड़ा, संयोगवश मैं पहला हूं, पीड़ा मेरी भी कम नहीं है। Anyway, तो वो उस दौर के तमाम बच्चों की पीड़ा है जिनके पिता माता उसके अंदर तमाम संभावनाएं देखते थे, उसको सब कुछ बना देना चाहते थे। इस चक्कर में वो कुछ भी नहीं बन पाता। बहरहाल मैंने आते ही सौरभ जी से कहा कि इसकी जेपीजी फाइल मुझे चाहिए, क्योंकि आपको अगर कभी मेरे कमरे में आप आए, मेरे यूनिवर्सिटी वाले चैम्बर में या पंडरा पार्क वाले मेरे ऑफिस में, तो आपको विजुअल्स बहुत दिखेगा। मुझे विजुअल्स बहुत पसंद है, और इससे खूबसूरत विजुअल क्या होगा साहब, ये खिचड़ी नहीं है, ये हमारा टेम्पलेट है ओरिजिनल। ये हिंदुस्तान का ओरिजिनल टेम्पलेट है। इस पर थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए ये टेम्पलेट सर चढ़ के बोलेगा। और इसमें शुरुआत करती है, जब कभी किसी महापुरुष के जन्म तिथि या पुण्य तिथि पर मैं बोलना चाहता हूं या सुनना चाहता हूं, तो मुझे सबसे पहले भीमराव अंबेडकर साहब ने महादेव गोविंद रानडे की मेमोरी में एक लेक्चर दिया था 1931, अगर मैं मेमोरी ठीक काम कर रही। आप सब उसको खरीदिए और पढ़िए। वो क्रिटिक करते हैं गांधी जिन्ना को। महादेव गोविंद रानडे के बारे में बोलते बोलते वो ये कहते हैं कि महापुरुषों के आकलन में आलोचना को दरकिनार मत करिए, आलोचना को एक संवेग से देखिए और फिर उसके बाद तय कीजिए उन्होंने जो किया वो अपने संदर्भ में किया, आज के संदर्भ में आप उनको खारिज मत करिए। और हाँ, एक बात वो और भी कहते हैं जो हमारे देश में दिक्कत है, हम मूर्ति पूजा वाले मुल्क हैं, हमें एक मूर्ति चाहिए। गाय बता है नई मूर्तियां गढ़ते हैं, हालांकि हम विसर्जन में भी उस्ताद हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, 9 दिन नवरात्रा विसर्जन कर दिया, हो गया, चलो। तो इस प्रवृत्ति की ओर उन्होंने इशारा किया था, इसलिए मैं मानता हूं अभी काउंटर फैक्चुअल वाली बात, अभी 9 तारीख को रोमिला जी, मैं और कुछ अन्य साथी एक ही पैनल पे थे, रीइमेजिन इंडिया करके एक वीडियो रिलीज हुई। और मेरा सौभाग्य था क्योंकि रोमिला थापर, जैन कहेगा, मैं कई बार ये कह चुका हूँ, मैं पटना से दिल्ली आया था जेवी मुकाम में, और जिस मुकाम के लिए आया था वही हासिल नहीं हुआ, मेरा नामांकन नहीं हुआ। ऐसा झटका लगा, मैं सोशल वर्क पहुंच गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो रोमिला जी को उस दिन मैंने कहा कि मैं एकलव्य के ट्रेडिशन का बच्चा हूं, सीधे तौर पे आपकी कक्षा में नहीं बैठा, लेकिन जहां जहां से चूस सकता था आपके ज्ञान को वहां वहां से ग्रहण किया है। उस दिन मैंने एक बात कही थी काउंटर फैक्चुअल पर। काउंटर फैक्चुअल सौरभ जैसे लोग, आप जैसे लोग सोचेंगे ना तो अच्छा सोचेंगे, लेकिन आजकल पॉलिटिशियंस काउंटर फैक्चुअली सोचते हैं, और कुछ तो अद्भुत तरीके से सोचते हैं। जैसे हमारे गृह मंत्री जी, अब कल उन्होंने कहा कि अनपढ़ लोगों से देश का बड़ा नुकसान होता है, पता नहीं किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि अनपढ़, लेकिन अनपढ़ का मतलब वो नहीं होता जो वो समझे। मैं तो यहाँ जान रहा हूँ कि डिग्रीधारी लोग क्या कर रहे हैं, जिन्होंने पीएचडी की है बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से, अनपढ़ तो कामराज भी थे, लेकिन तमिलनाडु की जो तामीर उन्होंने रखी ना, आज भी गवाह है। खैर, मैं जानता हूं उनके मन में कुछ चल रहा है, उसी संदर्भ में उन्होंने एक बयान दिया था। तो मैं एक बात आपसे कहूं
एक वाकया सुनाता हूँ, जैन ने वाकया सुनाया, मैंने सुना। सन 47 में देश आजाद हुआ तो लोहिया जी, नेपाल में कुछ उस समय राजशाही के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो लोहिया जी को लगा कि अरे देश आजाद हुआ, नेपाली दूतावास पर पहुंच गया कि मैं तो प्रदर्शन करूंगा। धारा 144 लगी हुई थी, उनको लगा ये धारा का मतलब क्या, देश आजाद है। वो घुस गए नेपाली दूतावास के अंदर, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब नेहरू के प्रिय तो थे, डार्लिंग थे लोहिया और जेपी दोनों। तो नेहरू जी ने आग्रह किया, सरदार पटेल जो गृह मंत्री थे, अरे वो छोड़ दो उसको, रोमांटिक आदमी है लोहिया, जिस रोमांटिसिज्म का आप जिक्र कर रहे हैं उतना बहुत जरूरी है जिंदगी में, नहीं तो फिर उसी तरह के बयान आएंगे कि अनपढ़ लोग से पूछो। तो सरदार पटेल ने कहा नथिंग डूइंग, रूल ऑफ लॉ अपना काम करेगा। लोहिया क्या होता है, बेचारे पंडित जवाहरलाल नेहरू मन महसूस के रह गए, तिहाड़ जेल भेज दिया गया और लोहिया को। शाम को इंदिरा जी और एक और व्यक्ति उनके लिए टिफिन लेके गया। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, इतनी बिटरनेस जो हमारे समाज में आई है, इतना सहर, इतना वैमनस्य, कई मौकों का, कई अफसानों का जिक्र किया जयंत ने, एवं सौरभ जी। हमें वो हिंदुस्तान चाहिए। आप मेरे कमरे में आएंगे, एक और चीज बताता हूं, मैंने एक तस्वीर रखी है, मेरे ठीक पीछे है गांधी, नेहरू, अंबेडकर एक साथ। मुझे कई साथी पूछते हैं, क्योंकि ये दौर बहुत अद्भुत है। एक्सक्लूसिविस्ट पॉलिटिक्स से बीजेपी नहीं कर रही है, हमारे अपने लोगों में भी एक्सक्लूसिविज्म चल रहा है, लेकिन इन लोगों में तो बहुत डिफरेंस थे। मैंने कहा थे, सन 47 से पहले थे, मत भिन्नता था, विरोधाभास था। लेकिन अगर 2021 में काउंटर फैक्चुअली कह रहा हूं कि अगर महात्मा गांधी वापस आए तो बाबा साहब से कहेंगे, और मैं कई दफा ये कह चुका हूं सदन में भी, कि भीम पूना पैक्ट के मसले पर तुम सही थे, मैं गलत। ये ताकत स्कूल की वापस लानी होगी। गांधी से जवाहरलाल जी के कम मतभेद थे, या गांधी और सुभाष बाबू के बारे में मतभेद इसलिए थे कि वैकल्पिक प्रस्तावनाएं थी, और वो आज भी आवश्यक है हमारे समाज में। वैकल्पिक प्रस्तावनाएं, एक सोच समाजवाद की, वामपंथी सोच है, दक्षिणपंथ भी आप रहो, हम आपके मौत की कामना नहीं करेंगे, आपकी तरह हम विपक्ष मुक्त भारत, भाजपा मुक्त भारत नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर मेरे देश का एक हिस्सा, कुछ लोग उस विचारधारा के पक्ष में है, तो हमें वैचारिक रूप से उनसे लड़ना है, उनके मौत की कामना नहीं करनी। इसलिए जो कहते हैं काउंटर फैक्चुअल इमेजिनेशन, उसको आपको इस तरह के आंदोलनों में तब्दील करना होगा। और मैं इस मौके पर वाउच कर रहा हूं कि व्हाटएवर लिटिल कैपेसिटी आया, मैं जिस भी भूमिका में चाहे मैं साथ रहूंगा, क्योंकि सचमुच ये टेम्पलेट मुझे चाहिए, जहां सरोजिनी नायडू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट में खड़ी होकर के कुछ कह रही है, तंज कर रही है जवाहरलाल नेहरू पे। अमृता शेरगिल, आप सब जानते होंगे, फेमस पेंटर, नेहरू ने अपनी बायोग्राफी उनको भेजी। जानते हैं अमृता शेरगिल ने क्या कहा? I like your straightforwardness and simplicity. मैं तुम्हारी साथ कोई ईमानदारी से बहुत प्रभावित होती हूँ, क्योंकि तुम वैसे व्यक्ति हो जो समुद्र के सामने जाएगा तो कहेगा आज मैंने समुद्र को पहली बार देखा, जबकि बाकी लोग ये कहेंगे समुद्र ने आज मुझे पहली बार देखा। तो ये जो आजकल हमारे पास है, समुद्र ने आज मुझे पहली बार देखा, ऐसे लोग हैं, वो लोग हर तरह से बिल्कुल। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अम्बेडकरवादी हो, गांधीवादी हो, समाजवादी हो, वामपंथी हो, अंततः आपका मूल मोटो क्या है, आदर्श क्या है? इस मुल्क को, इसकी विरासत को, इसके मिजाज को, इसके महासागर वाले
तालाब बनने से रोकना। और ये तालाब बनाया जा रहा है, ऐसा तालाब बना दिया कि जिन पे कुछ वर्ष पहले हमने भरोसा किया, अब वो भी देशभक्ति का करिकुलम चला रहा है। मैं तो सोच के रखा है सदन में बोलूंगा, इसमें ज्यादा खर्चा है, उससे बढ़िया है कोवैक्सीन कोविशील्ड की तरह बूस्टर डोज बनवाइए, पोलियो के टीका के साथ बच्चे को जन्म के साथ देशभक्ति का टीका दीजिए, तो कभी बर्बादी नहीं होगा, देशभक्त बना रहेगा। हमारे आपके जनरेशन में किसने करिकुलम पेट्रियोटिज्म पे पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा। हमने महापुरुषों को पढ़ा, हमने अपने आंदोलन को पढ़ा, आजादी के आंदोलन को पढ़ा, लेकिन कोई करिकुलम हमें ऐसा नहीं चाहिए था कि हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा हो। ये नकली देशभक्त बनाए जा रहे हैं। ये देश की पूरी संरचना, इसकी सोच उसके ठीक खिलाफ जाकर के। कौन सा देश? लोहिया कहते हैं, ये लोग कहते हैं राम राज्य, लोहिया कहते थे सीताराम राज्य। और मैं तो अक्सर थोड़ा लाइटर वेन में कहता हूं कि मैं जिस इलाके से आता हूं, मिथिलांचल सीता की जन्मभूमि है, हमारे सीता को तो ये लोग खा गए, राम ही राम सीताराम नहीं। तो आपकी लड़ाई हर लेवल पे, जो लोहिया, मैं समझता हूं वामपंथियों और एकदम कांग्रेस या नेहरू के भी मुकाबले लोहिया की थोड़ी समझ ग्रामीण भारतीय समाज की बेहतर। वो जानते थे कि राम कृष्ण शिव भले ही फिक्टिशियस कैरेक्टर हो, लेकिन इनका प्रभाव है भारतीयों के बीच। और शिव को लेकर के वो अक्सर कहा करते थे, अगर सारे भगवानों का टेस्ट हो तो शिव नंबर 1। जिसको हम लोग अक्सर कम्युनिस्ट पार्टी के दिनों में कहते थे कि सबाल्टर्न गॉड है, शिव प्रोलिटेरियन के ईश्वर है। तो खैर, तो हम सब प्रोलिटेरियन हैं अगर उस हिसाब से देखें, क्लास को थोड़ा एक्सटेंड करके। तो मेरा मानना है कि हमें लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंट पे नहीं लड़नी। और एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, लड़ाई इतनी गंभीर और मुश्किल है, प्लीज डोंट ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के पास बहुत काम है भाई, उसको चुनाव लड़ना है, टिकट बांटना है, पैसे मोबिलाइज करने हैं, एक चुनाव जीतने के बाद अगला सोचना है, एक हारने के बाद अगला जीतने को सोचना है। उनकी चिंता में देश की बनावट और बुनावट वो परिशिष्ट में आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनेक्सर्स, मेन टेक्स्ट का हिस्सा नहीं। लेकिन आपकी और हमारी जिंदगी का, और मैं बावजूद इसकी पॉलिटिकल पार्टी में फिर भी कह रहा हूँ, आपकी और हमारी जिंदगी का एक मेन हिस्सा है कि वो मेन टेक्स्ट में हो और हम रिट्रीव कर पाए। जेपी मैं थोड़ा स्वाधीनता संग्राम के अलावा, आप में से लोग गूगल करके ही सही जेपी के कश्मीर पर विचार करिए, आपको ताज्जुब होगा। और मैंने सदन में ये बात कही थी, अगर जेपी की चिट्ठी जो उन्होंने नेहरू जी के नाम लिखी, इंदिरा जी के नाम लिखी, मैं सिर्फ ये करूं ऊपर में लिख दूं डियर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, नीचे जेपी के बदले मैं अपना नाम डाल दूं, आप सबको मेरे लिए कैंडल मार्च निकालना होगा, ऊपर यूएपीए लगेगा। एक दिन के अंदर जानते हैं उन्होंने क्या कहा नेहरू को, भाई कश्मीर को सिर्फ बंदूक की नोक पे नहीं रख सकते, कश्मीर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। कितने हम इसे कह सकते हैं आज, बगले झांकते हैं लोग, कश्मीर में जुबान नहीं खोलना चाहते हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट छीन लिया जाएगा। जेपी को चिंता नहीं थी, ना उस दौर के प्रधानमंत्रियों को चिंता थी। वो एक स्वस्थ आलोचना थी जो इंदिरा जी ने इमरजेंसी में उनको जेल भेजा, कश्मीर वाली चिट्ठी के कारण जेल में। ये फर्क हमारे देश में आया और ये फर्क हम सब के लिए सामूहिक चिंता का विषय है। एक आखिरी चीज कह करके खत्म करूंगा। अगर आप गौर से देखें तो सप्त क्रांति और संपूर्ण क्रांति दोनों के मर्म में कोई अंतर नहीं। मर्म एक, अरे मैं तो कहा बहुत विरोध था। एक पर्सनल अपने घर का वाकया सुनाऊंगा। मैं 8 साल का था जब 75 में इमरजेंसी लगी और तकरीबन 10 साल का था जब 77 में चुनाव हो रहे थे। चुनाव के ठीक पहले मेरे होम टाउन में
कॉलेज का ग्राउंड है जहां मेरे पिता शिक्षक थे, जेपी आए थे, और मैं घर से चल करके जेपी को सुनने चला गया। ज्यादा जानता नहीं था लेकिन मैं सुनने चला गया। मुझे एक चीज अच्छी लगी, जाति के हो, जनेऊ छोड़ो, मानव को मानव से जोड़ो। तो संपूर्ण क्रांति में भी जब वो इमरजेंसी के भी खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, इट वाज नॉट एक्सक्लूसिवली अ पॉलिटिकल मूवमेंट, इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट। इसलिए आप देखेंगे कि कॉन्शियसनेस में, संचेतना के स्तर पर बहुत काम हुआ। हालांकि बाद में सब उसका बहुबत भी हुआ, लेकिन वो काम जो हुआ उससे एक पीढ़ी तैयार। एक और वाकया उसी उनके इस विजिट से जो मुझे मेरे पिता ने बाद में बताया। मेरे चाचा समाजवादी थे, 4-5 टर्म वो सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीते। फिर चंद्रशेखर जी, अशोक मेहता वगैरह जब इंदिरा जी के बैंक नेशनलाइजेशन और प्रीवी पर्स के बाद उन्होंने सोचा कि एक समाजवादी के घरे ने सोचा कि अब इस घरे की अब जरूरत नहीं है सोशलिस्ट पार्टी की, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। जेपी सहरसा आए थे कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करने, सभा को संबोधित करने, मेरे चाचा के खिलाफ बोलने, जो उनके पुराने सहकर्मी थे लेकिन रुके थे उन्हीं के घर। और चाचा जी के इंस्ट्रक्शन पर मेरे पिताजी ने मच्छरदानी लगाई, क्योंकि सहरसा में तब से लेके अब तक एक निरंतरता रही है मच्छर होगी, तो मच्छरदानी। मैं ये इस वाक्य का इसलिए जिक्र करता हूं कि ये जो शत्रुता की जुबान आजकल आ गई है, वी आर नॉट पॉलिटिकल एडवर्सरीज, वी आर एनिमीज। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि मीडिया में हो या कहीं भी वो युद्ध की शब्दावली से आप अपने अपोनेंट्स को बात करते हैं। तो जब आप युद्ध की शब्दावली से अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स की बात करते हैं, तो जिस तरह युद्ध में शत्रु को खत्म करना आपका उद्देश्य होता है, आप पॉलिटिकल लाइफ में भी शत्रु को खत्म करने के उद्देश्य से काम करते हैं। और इसलिए आप आज के दिन जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं वो, और हम लोग देख रहे हैं, वो इसी का नतीजा है। एक बहुत पॉपुलर क्लिशे जैसी लाइन है लोहिया जी की, वो है कि आवारा संसद सुनसान सड़कें। संसद तो आवारा हो गई, उसकी आवारगी को कहने के लिए आपको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। पहली संसद कितने दिन बैठा करती थी और आज कितने दिन बैठती है, बस इसकी तुलना करनी है। अभी हाल में मैंने कहा पहली संसद में 160-170 दिन संसद चला करती है। और सबसे अद्भुत उदाहरण 1962 का, जब चाइना वॉर के बीच में पार्लियामेंट बैठी, नेहरू की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और बेचारे बैठ के नोट्स ले रहे थे। We don't see our Prime Minister do this. संसद में आते नहीं है कहीं। और संसद में ना आने से क्या होता है ना, अभी प्रधानमंत्री जी किसने कहा, वही होम मिनिस्टर साहब, कि ही इज द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेट, जिस पर मार्टिना नवरात्रि लोहा ने कहा दिस इज माय नेक्स्ट जोक। तो ग्रेटेस्ट डेमोक्रेट अगर कोई है, उसकी परीक्षा के अवसर में मैं लोकतंत्र में भरोसा रखता हूं, तो उसकी परीक्षा कहां होगी? लोकतंत्र के उस मंदिर में जहां आपने सर नवाया था। अगर उस मंदिर का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो हजारों करोड़ की नई इमारत आप संसद की जरूर खड़ी कर देंगे, क्योंकि आपके पास मित्र है वैसे, लेकिन संसदीय लोकतंत्र संग्रहालय की वस्तु बन के रह जाएगा। अगर आज ये गैलेक्सी, ये कोलाज, ये डिफॉल्ट टेम्पलेट, अगर ये सब आ जाए आज इस पृथ्वी पर, उनकी पहली कोशिश यही होगी कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को पुनर्बहाल किया जाए, धर्मनिष्ठता की जुबान का इस्तेमाल न हो, लोक जीवन में उन मुद्दों की वो मुद्दे बलवती हों, जैसे रंग भेद के नए तरीके हमारे बीच में आ जाए, नए तरीके इजाद होते हैं, रंग भेद, जाति भेद, सांप्रदायिकता लेजिटिमाइज हो गई है, बल्कि दुख के साथ की सांप्रदायिकता और नेशनलिज्म का फर्क खत्म कर दिया गया है। अगर ये लोग आ जाते हैं, सबसे पहले हमें एक प्राइमरी स्कूल ये बना के देंगे, जहाँ पे हमें थोड़ी अनलर्निंग करनी होगी, थोड़ी डी लर्निंग करनी होगी, और हाँ, बाकी का वक्त
लर्निंग का। मैं शुक्रिया अदा करूं आप तमाम साथियों का जो लोग भी इससे जुड़े हैं। धारा के विपरीत चलना बहुत आसान नहीं होता है, मुश्किल है, बहुत आसान का बहुत मुश्किल, लेकिन इतिहास धारा में चलने वालों को दर्ज नहीं करता है, धारा के खिलाफ चलने वालों को दर्ज करता है। किसी ने मुझे संसद में पूछा कि आप जो इतना ये सब बोल रहे हैं कौन सुन रहा है? मैंने कहा बिल्कुल सही है। मैंने कहा मैं आने वाली पीढ़ी को सुना रहा हूं कि जब कभी चर्चा होगी कि यूएपीए जब पास हो रहा था, सीएए पास हो रहा था, तो कौन कहां खड़ा था? ये नहीं होगा, अभी की तालियों से इतिहास तय नहीं होगा। कम से कम इतिहास की प्रवृत्ति, इतिहास का मिजाज टेलीविजन एंकर से अलग है। शुक्रिया, जय हिंद।